तो आज के आपके एडिटोरियल 31 अक्टूबर 2022 के आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो इस चीज़ के बारे है हुँ, कि इंडिया को जल्द ही जी20 की चेयर मिलने वाली है। अब ये जी20 क्या है? जी20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। ये दुनिया की 20 इकोनॉमीज़ हैं, दुनिया की सबसे पावरफुल 20 इकोनॉमीज़ की एक तरह से ग्रुपिंग है। जहाँ पे ये 20 देश आपस में मिलते हैं, 20 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन जो सारे यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। यूरोप के देश भी हैं इस 20 का पार्ट, पर एक यूरोप अपने आप में दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है। इस कारण यूरोप को यूरोपियन यूनियन को एक +1 सीट दी हुई है। वो ग्रुपिंग का डायरेक्टली मेंबर नहीं है, पर उसे वहाँ पे हमेशा परमानेंट इनवाइटी के तौर पे रहता ही है। तो ये सारे के सारे जब 20 देश आपके मिलते हैं तो यहाँ पे सारी की सारी जितने भी इकोनॉमिक मुद्दे हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, कोई टैक्सेशन की बात है, क्रिप्टो करेंसी की बात है, क्लाइमेट चेंज की फंडिंग की बात है, हर चीज़ का हम मुद्दा यहाँ पे उठाते हैं। देखो बात ये है कि ये जो 20 नेशंस हैं, ये दुनिया की 80% इकोनॉमिक आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। यानी कि दुनिया भर की जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, फैक्ट्रीज़ हैं, सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, 80% दुनिया की प्रोडक्शन सिर्फ ये 20 कंट्रीज में हो रही है। तो दुनिया की ज्यादातर वेल्थ, दुनिया की ज्यादातर प्रोडक्शन, हर चीज पे इनका कंट्रोल है। तो अगर ये 20 देश किसी चीज बारे सोच लें तो अपने आप ये मान लो, देखो दुनिया में रिकॉग्नाइज 193 देश हैं, तो बाकी सबको भी मानना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो सारे के सारे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं इन 20 देशों के ऊपर और इनकी पॉलिसीज के ऊपर। अगर ये 20 देश एक साथ मिलके कुछ इंप्लीमेंट करने पे आ जाएं तो बाकी सारे वर्ल्ड को अपने आप मानना पड़ता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर ऐसा ही चलेगा। जैसे एक चीज अभी जो कंसिडरेशन पे है वो है कि दुनिया में मिनिमम कॉरपोरेशन का एक टैक्स लगा लिया जाए। देखो हर कंट्री अपने यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स ब्रैकेट बहुत कम रखना चाहती है। ठीक है, तो एक दूसरे के से कंपटीशन करते करते हुआ क्या है, कोई ऑफर कर रहा था 30% टैक्स, कोई कह रहा है 25% टैक्स, कोई कह रहा है 15% टैक्स, ताकि कंपनीज उनके वहां पे आ जाए। पर इसके कारण गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यूज खराब हो रही हैं। तो अब दुनिया भर में प्रपोजल चल रहा है कि देखो हम क्या करते हैं, कॉमन सिंगल लिमिट डिसाइड कर लेते हैं। मतलब ये जी20 का ही प्रपोजल, अभी फाइनल नहीं हुआ, प्रपोजल है ये अभी कि हम एक लिमिट डिसाइड कर लेते हैं कि इससे नीचे हम नहीं, हम में से कोई भी इससे नीचे टैक्स नहीं लगाएगा, इससे ऊपर चाहे लगा लें, एक मिनिमम रेट डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कभी ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, 20 के 20 देश इसके ऊपर आ जाते हैं, तो आप ये चीज देखोगे कि ये बाकी सारे देशों को अपनी बात खुद ही मनवा देंगे, क्योंकि बाकी सारे देश कहीं न कहीं डिपेंडेंट है। अगर वो नहीं मानेंगे, वो टैक्स हेवन और इन सब से कंपनीज़ छीनने की कोशिश करेंगे। वो अपनी सारी कंपनीज़ को भी, खुद की कंपनीज़ को भी लिमिट कर सकते हैं, प्लस इनसे ट्रेड भी करना रोक सकते हैं, इनकी सप्लाईज़ रोक सकते हैं, कुछ भी रोक सकते हैं। तो कहीं न कहीं एक बहुत ही पावरफुल ग्रुपिंग मानी जाती है। यहाँ पे लिए हुए डिसीजंस बहुत ही मायने रखते हैं सारी दुनिया के लिए। अब ये जो 20 देश हैं, इनका चेयरपर्सन होता कौन है? ये चेयर का क्या कांसेप्ट है? देखो कोई भी एक सिंगल चेयर नहीं है और इस जी20 का कोई हेड क्वार्टर नहीं है। जैसे नहीं तो आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का पढ़ोगे कि जैसे यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर आपके न्यूयॉर्क में है, ठीक है। WHO का अपना है आपके जिनीवा, ये सारी जगहों पे, ये अलग अलग जगहों पे आपके हेड क्वार्टर्स ऐसे बनाए हुए हैं। पर जी20 का अपने आप में कोई हेड क्वार्टर नहीं है। इसके जो पेपर वर्क होता है वो सेक्रेटेरिएट करते हैं, पर कौन करता है? जिस कंट्री, जो कंट्री, हर मतलब ये जो 20 देश हैं, हर कंट्री 1 साल के लिए इसकी हेड रहती है। तो इसकी जो यानी कि चेयर है वो हमेशा रोटेशन पे होती है। ये 20 की 20 कंट्रीज़ आपस में हमेशा कुर्सी चेंज करते रहते हैं कि अब आप इस साल आप देख लो, इस साल आप देख लो, इस साल आप देख लो। ऐसे सारे की सारी कंट्रीज़ को एक लिस्ट दी हुई है कि आज जो 2023 का साल होगा वो पूरा का पूरा इंडिया का होगा। दिसंबर 2022 से हमारे यहाँ पे मतलब हमारे पास चेयर आ जाएगी। दिसंबर में जो मीटिंग होनी है जी20 कंट्रीज़ की वो भी इंडिया के अंदर होस्ट होनी है।
उससे लेके अगले साल 30 नवंबर तक हमारे पास चेयर रहेगी। हम G20 की कोई एक्स्ट्रा मीटिंग होल्ड करना चाहें और किसी लेवल पे मीटिंग होल्ड करना चाहें, हमारे पास सारी पावर्स होंगी। ठीक है? और 1 साल इसका पेपर वर्क सब कुछ वो इंडिया के अंदर होगा। तो हमें अलग से डेडिकेटेड स्टाफ सब कुछ इनके लिए करना पड़ता होता है। फिर 1 साल इसका सारा पेपर वर्क हर चीज़ हम मैनेज करेंगे। उससे नेक्स्ट ईयर अगली कंट्री के पास चली जाएगी, फिर वो मैनेज करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें रोटेशन में रहती हैं। ठीक है? अब ये जो G20 की आपकी ग्रुपिंग है, अब इसमें इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, वो यही है कि अब इंडिया पहली बारी इंडिया को G20 की चेयर मिल रही है, फर्स्ट टाइम। जब से G20 बना है अपने आप में, इंडिया फाउंडिंग मेंबर ही है, तो पहली बारी इंडिया इसका चेयर बन रही है। तो हमारे पास पहली बारी जाके हम इसके हेड बनने लगे हैं। तो ये हमारे पास एक चांस है कि हम अपना सिंबॉलिकली हम किन चीज़ों में बिलीव करते हैं, फिज़िकली और इकोनॉमिकली हमारा दुनिया में क्या स्टैच्यूर है, हम इसे बढ़ाने की सेम पावर होल्ड करते हैं। ठीक है? हम छोटे देशों की अगर बात यहाँ पे उठाएँगे, वो हमारे साथ सिम्पैथी महसूस करेंगे और वो कहेंगे कि हाँ, इंडिया हमारी बात समझता है। ठीक है? और एज़ इंडिया, अब यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस बताने लगा हूँ, ये आप कभी भी किसी और क्वेश्चन में, किसी और मतलब कि चाहे एसे हो गया, चाहे कोई और सब्जेक्ट का आंसर हो गया, कुछ भी हो गया, आप वहाँ पे ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, इंडिया के लिए। इंडिया एज अ फोर्स ऑफ मॉडरेशन, मिशनरी ऑफ पीस, मिशनरी होता है मसीहा, जो मैसेंजर होता है, ठीक है, एंड अ प्रैक्टिशनर ऑफ एन इंक्लूसिव इकोनॉमिक मॉडल। इंक्लूसिव, देखो ये जो ऐसे वर्ड्स है ना, प्रैक्टिशनर ऑफ इंक्लूसिव इकोनॉमिक मॉडल, इंक्लूसिव वर्ड खासकर, इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको अपने साथ लेके चलना है। जो इंडिया का अब लेटेस्ट गवर्नमेंट का स्लोगन भी है, सबका साथ सबका विकास, वो यही है कि सबको एक साथ लेके चलना। ऐसे जो वर्ड्स हैं कहीं पे यूज होते हैं, इन्हें आप यूज करो। कहीं पीस के लिए करना है, मिस्ट्री ऑफ पीस इंडिया को हमेशा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या ओवरऑल इंडिया की ओवरऑल इमेज बतानी है, तो इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में अगर कहीं पे सारी लाइन यूज करने की भी जरूरत नहीं, चाहे कोई एक आधा वर्ड यूज होता है, या अगर पूरी लाइन भी यूज हो रही है तो वेल एंड गुड है, तुम ये इंडिया के लिए सारी चीजें लिख सकते हो कि इंडिया फोर्स फॉर मॉडर्नाइजेशन भी है, मॉडरेशन कह लो, सॉरी, फोर्स ऑफ फॉर मॉडरेशन, बातचीत के थ्रू सब कुछ सॉर्ट किया जाए। ठीक है? मिशनरी ऑफ पीस भी है, हम शांति के प्रतीत हैं, और प्रैक्टिशनर हैं इंक्लूसिव इकोनॉमिक मॉडल के, कि सबको एक साथ लेके चलें, गरीब पीछे ना रह जाएं, अमीर हद से ज़्यादा अमीर ना होते जाएं। हमारी कोशिश है कि सब में बराबर वेल्थ ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे हम डीपीएसपी में भी पढ़ते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की हमेशा ये कोशिश रहेगी कि इक्वल रिसोर्सेज सब कुछ बटे, आर्टिकल 38 39 ये सारी चीजें, सोशलिस्ट आर्टिकल, ठीक है, खास करके 38। तो इससे आगे बढ़ते हुए इंडिया और क्या G20 का प्लेटफॉर्म एक्वायर करते हुए क्या चेंजेस ला सकता है, या किन चेंजेस, ऑब्वियसली देखो दुनिया भर की कंट्रीज को मनाना कोई आसान बात नहीं है, और खासकर सबसे बड़ी इकोनॉमीज को, पर हम एक चेंज शुरू ज़रूर कर सकते हैं। तो हम किन चीज़ों की तरफ काम कर सकते हैं? देखो, हम मल्टीलेटरलिज़्म की तरफ काम कर सकते हैं। अब ये मल्टीलेटरलिज़्म क्या होता है, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। देखो, जब आपकी कोल्ड वॉर शुरू हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात करते हैं पहले। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई, दुनिया में कोल्ड वॉर शुरू हो गई। कोल्ड वॉर क्या था? दुनिया में 2 सुपर पावर्स बन गई थी, वो एक तरह से बाइपोलर वर्ल्ड बन गया था। या आप अमेरिका की तरफ हो, या आप सोवियत यूनियन की तरफ हो, यूएसएसआर की तरफ। ये बाइपोलर, तो ये दो कंट्रीज दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होल्ड कर रहे थे। तो ये एक बाइपोलर वर्ल्ड था। फिर जब आपके 1989 से लेके 1991 तक आते आते आपका सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, कुछ सालों के लिए आपकी दुनिया में सिर्फ एक सिंगल सोल पावर रहेगी, वो थी यूएसए। तो वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था। ठीक है? जहां पे आपकी सिर्फ एक कंट्री डोमिनेट कर रही थी दुनिया को एज अ सुपर पावर के तौर पे। पर जल्दी जैसे जैसे आपके 2000s आए ना, 2000s में
आपकी और कंट्रीज जैसे कि चाइना हो गया, और ऑब्वियसली इंडिया का भी राइज होना शुरू हुआ है, ठीक है, 2000 में ही है हम। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन एक साथ स्ट्रॉन्गर इमर्ज हुई, ऐसे बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज का अपना होल्ड दोबारा से स्टैब्लिश होना शुरू हुआ। रशिया भी दोबारा से राइज किया था। तो ये सारी कंट्रीज के कारण क्या हुआ, अब दुनिया में एक सिंगल पोल या दो पोल का कंसेप्ट नहीं है, अब दुनिया मल्टीपोलर बन गई है। सबसे पहले तो एक कंट्री का होल्ड नहीं है, मल्टीपल कंट्रीज का होल्ड है, इसे कहते हैं मल्टीपोलर। अब या तो हम सारे एक दूसरे के साथ दुश्मनियां रख लें, ठीक है, एक दूसरे बातचीत करना बंद कर दें, वॉर की तैयारी कर लें, ये सब कुछ कर लें, या हम मल्टीलिटरलिज्म शुरू करें, ताकि बातचीत के थ्रू हर चीज सॉर्ट आउट की जा सके और एक साथ मिलके चल सके, ठीक है। तो ये हमेशा ही माना जाता है कि जो आपका बाइपोलर वर्ल्ड था और यूनिपोलर वर्ल्ड था, इसने दुनिया को बहुत इनइक्वल तरीके से बांटा, क्योंकि ये जो बड़े देश थे, यूएसए और यूएसएसआर खासकर, इन्होंने अपने फायदे के लिए सब कुछ बनाना शुरू किया, और इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को जो अपने साथ जोड़ा, उनसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज छीनी ज्यादा, उन्हें वापस कम प्रोवाइड किया। जैसे यूएसएसआर से बहुत सारी कंट्रीज के टूटने का कारण यही था, यूक्रेन जैसे अलग हुआ, उसका एक कारण ये भी था, यूक्रेन के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं वहां के अपने लोकल लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, ठीक है, बस वो उनकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रह रहे थे। तो कुछ ही लोग अमीर होते जा रहे थे, कुछ ही पॉलिटिशियंस, और उनके पास ही सारी की सारी पावर आई जा रही थी, और लोकल लोगों के पास रिसोर्सेज पावर कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये सारी चीजें हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी में हम दोबारा से, मतलब ये जो मल्टीलेटरलिज्म उसके बाद कभी प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाई अभी तक। हम हमेशा कहते रहते हैं कि एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, जितने भी आपके यूनाइटेड नेशंस हैं, WTO है, ये सारे मल्टीलेटरल की यहाँ बातचीत करें, बैठ के बात करें, पर कहीं पे भी इक्वल स्टांस नहीं है, गरीबों को सेम आवाज नहीं मिलती अमीर देशों के। तो हम एक इंडिया एज अ स्टेप उठा सकता है कि हम एक मल्टीलेटरलिज्म 2.0 शुरू कर जाएं, जहाँ पे सेंसिटिव और डाइवर्स पॉलिटिक्स, सोशल स्ट्रक्चर, हर चीज को ध्यान में रखते हुए एक इक्विटेबल इकोनॉमिक विजन तैयार की जाए, जहाँ पे सारी दुनिया, सारे लोग, सारी कंट्रीज बराबर हो। इसके अलावा जो दुनिया में अ, कई कंट्रीज, जैसे चाइना का एग्जांपल ले लो, चाइना जैसी कंट्री जो बहुत ही अमीर हुई बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, पर चाइना ने क्या किया, उसके बाद सारी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए वो गरीब देशों के पास गए, और वहां पे उन्होंने उन्हें डेट ट्रैप में फंसा दिया। जैसे हमें श्रीलंका का पता है, पाकिस्तान फंसा हुआ है, नेपाल भी फंस रहा है। ये सारी कंट्रीज में जो क्राइसिस आए हुए हैं, वो इसी कारण आए हुए हैं, क्योंकि चाइना ने इतने हैवी लोन्स दिए ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जिनसे कोई पैसा नहीं जनरेट हो रहा, और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चाइना चार्ज कर रहा है। इस कारण ये सारी कंट्रीज फंस चुकी हैं चाइना के जाल में, चाइना की बात मानने के सिवा इनके पास अब कोई चारा ही नहीं है। तो अब इंडिया को जब एक सीट मिल रही है, राइटफुल सीट मिल रही है हाई, ग्लोबल हाई टेबल के ऊपर, तो हमें एसक्यू का मतलब होता है कि हमें इन सारी चीजों से बचना चाहिए, कि इंडिया ऐसे किसी भी चीज का काम ना करे कि हम भी लोगों का ऐसे ही फायदा उठाएं अपनी पावर दिखाने के लिए, ठीक है। बल्कि एक और अच्छी कोट तुम्हें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, हमें एक इंडिया जो एक्चुअली दुनिया को दे सकता है, वो है अ प्लैनेट फ्रेंडली एंड अ फेयर इकोनॉमिक पॉलिसी दैट हैज डेमोक्रेसी विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हम एक प्लैनेट फ्रेंडली पॉलिसी दुनिया के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज हर चीज को एड्रेस करे, दुनिया के लिए फेयर हो, ठीक है, इनइक्विटेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज शेयर ना करें, ठीक है, और एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड बने जहाँ पे हर सिटीजन को वोटिंग का राइट हो, हर एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब जो भी एडल्ट बने उसे वोटिंग का राइट भी मिले। तो एक ऐसी दुनिया तैयार करने की हम कोशिश करें यहाँ पे, ठीक है, एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे आपके ऑटोक्रेटिक लीडर्स यूरोप में इस टाइम दिखा रहे हैं कि पावर कैसे चैलेंज की जा सकती है, तभी आपका यूरोप सारा सारा वॉर में है फिर से, मतलब रशिया यूक्रेन वॉर में है, और बाकी सारे यूरोप को
रशिया ने वैसे पावर शॉर्टेज के कारण तंग करके रख दी, ये विंटर्स उनके लिए बहुत हार्ड होने वाली हैं। हम वहीं पे एक पॉजिटिव आउटलुक रिप्रेजेंट कर सकते हैं दुनिया के लिए, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस ना करते हुए एक इक्विटेबल दुनिया बनाने की कोशिश करें, ठीक है? तो ये सारा का सारा आपका आर्टिकल है, कभी G20, इंडिया, इनकी इम्पोर्टेंस के बारे आ जाए, तो आप इनमें से सारी चीज़ें या कुछ चीज़ें जो भी आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट लगती हैं, वो सारी की सारी आप लिख सकते हो, ठीक है? और क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं कि अगले साल जब मेंस होगा तब भी, क्योंकि इंडिया के पास ही G20 की सीट होगी, तो अगले साल मेंस में इसके आने के चांसेस भी रहते हैं कि मेंस में इसका क्वेश्चन ही आ जाए कि G20 की चेयर इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस की रही है। तो अब से एडिटोरियल हम पढ़ने शुरू करेंगे तब तक हमारा बहुत अच्छा बेस बन जाए, हमारे पास बहुत सारे वेरियस पॉइंट्स हों, सब कुछ हो, तो हम वो सारी चीज़ें लिख पाएँ अपने आंसर में, ठीक है? यही कोशिश है, ये था आपका एडिटोरियल।